स्टैटिस्टिक्स इन केमिकल एनालिसिस, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, बल्कि बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूंगी उन पैरामीटर्स के बारे में कि जो कि इम्पॉर्टेंट हैं स्टैटिस्टिक्स में। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन फॉर जस्ट आवर लैब पॉइंट ऑफ व्यू एंड कैलकुलेशन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, chemical analysis is the study of composition and structure of chemical substances. In practice, it may constitute the separation, identification, or quantification of an entire analysis. So, methods of chemical analysis are of two types. There are classical methods of analysis, in which different chemical reactions are used to perform the analysis. However, the other modern methods of analysis are the instrumental methods of analysis, जो हमारी इस लैब का टाइटल भी है, और इस लैब में हम जितने भी मेथड्स अप्लाई करते हैं all of them are instrumental methods. और instrumental methods में जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि क्या होता है कि analysis is performed using an instrument. देन क्लासिकल मेथड्स में अगर आप देखें तो क्वालिटेटिव मेथड्स यूज सेपरेशन सच एज प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, क्वालिटेटिव के अदर मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजेस मास और वॉल्यूम टू क्वांटिफाई द अमाउंट. However, on the other side, instrumental methods have advantage of being analysis of both qualitative and quantitative apply in a same method. So both may be performed by a single instrument or a group of instruments. So in our instrumental methods of analysis or classical methods of analysis, it is important to apply some statistics to have some confidence on our results. So statistics is the branch of mathematics dealing with the collection, organization, analysis, interpretations and presentation of data. आप सब लोग जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये मैथ्स की ब्रांच है, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या ज़्यादा एप्लीकेबल है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, क्योंकि इसमें स्मॉल डेटा सेट्स के ऊपर काम होता है और उनकी मदद से जो है वो बड़े बड़े डेटा सेट्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस की जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है और डाटा को ऑर्गेनाइज भी किया जाता है. So why do we need statistics in analytical chemistry? अब एनालिटिकल केमिस्ट्री या जो मेथड्स इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस हम यूज़ करते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? वेल, साइंटिस्ट नीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल न्यूमेरिकल डाटा. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है बिकॉज जब भी किसी साइंटिस्ट को अपने डाटा को या अपने रिज़ल्ट्स को ख़ास तौर पे कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए कुछ ख़ास पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर बात करके ही जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा एंड रिज़ल्ट्स जो है उसको वेरीफाई किया जा सकता है. नंबर 2, methods needed to get the most information from finite data sets. इसलिए भी स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंट है या इसलिए भी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में बिकॉज कोशिश ये की जाती है कि कम से कम जो है वो डाटा सेट्स यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए. नंबर 3, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑप्टिमल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी बड़े एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो छोटे छोटे डाटा सेट्स के ऊपर जो है वो स्टैट्स अप्लाई की जाती है. इट गिव्स अस टूल्स टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स दैट हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट. एंड डेफिनेटली
किसी भी रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास जो हम रिज़ल्ट दे रहे हैं या जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं अपनी स्टडी का, उसके लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने की। तो इस ठोस वजह को अपने रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमको हमेशा अपने रिज़ल्ट्स को सही साबित करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैरामीटर्स जो हैं वो स्टैट्स के थ्रू ही आते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो दैट्स वाई एन एनालिटिकल केमिस्ट नीड स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्ट्रेटजी है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ होती है, और हम सब जानते हैं कि अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है आप उसकी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, और उस छोटे एक्सपेरिमेंट पर छोटे से रेप्लिकेट एनालिसिस के ऊपर आप हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस हमेशा दो होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस में हमेशा जो कंडीशन रखी जाती है वो ये होती है कि देयर इज़ नो एरर और देयर इज़ नो डिफरेंस लाइक दैट, यानी कि ऐसा नहीं है। ठीक है, गलतियों के ऊपर या डिफरेंस के ऊपर जो ना होने वाली बात है वो हमारा हमेशा नल हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं कि नहीं है। जबकि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है, और वो कह रहा उसके मुताबिक जो है वो गलती होती है या फिर कोई एरर होता है जो आपकी एनालिसिस में शामिल होता है। तो हाइपोथेसिस अप्लाई करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करना पड़ता है, और फिर टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एंड देन जो छोटा सा हमारे पास कैलकुलेटेड टी टेस्ट अप्लाई करने से रिजल्ट्स आता है या कंक्लूजन आते हैं, उसकी बेस पर हम या तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो अगर तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम दोबारा से जो है वो काम शुरू करते हैं और हाइपोथेसिस को रीजनरेट करते हैं। और फिर ये बहुत बार बार मतलब आपको करना पड़ता है कि जब तक आपके पास आप अपने रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए आप जो है वो किस तरीके से या किस कैलकुलेशन की बेस पर या किन ऑब्जर्वेशन की बेस पर आप कोई अच्छा रिज़ल्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। एरर्स इन केमिकल एनालिसिस। So what are errors? It is impossible to perform a chemical analysis that is error free or without uncertainty. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप एक एरर फ्री एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, in order to measure the uncertainties aroused during a chemical analysis, some statistical measurements have been applied to minimize the errors. तो इससे बेहतर ये होता है कि एरर फ्री हो नहीं सकती, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम उन अनसर्टेनिटीज़ को, उन एरर्स को कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद हम उनको किसी तरीके से मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। एंड देयर आर 3 फेमस एंड नोन टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 आर ग्रॉस एरर्स। ठीक है, ग्रॉस एरर वो एरर्स होती हैं कि जिन के होते हुए वो एनालिसिस जो है उसको किसी भी सूरत जो है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और वो एनालिसिस जो है उसको रिपीट करना पड़ जाता है इन एनी वे, अगर क्रॉस एरर शामिल हो तो। दे मे बी डिफाइंड एज एरर्स विच आर सो सीरियस दैट देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव to abandoning the experiment and making a complete fresh start। ठीक है, ये ऐसी गलती है जिसको हम फाश गलती कह सकते हैं, यानी कि आपने जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना था वो सॉल्वेंट आपने गलत ले लिया, या आपने जो केमिकल इस्तेमाल करना था आपने वो केमिकल गलत ले लिया, या आपने सैम्पल जो है या आपने जो भी रॉ मटेरियल है उसको लेने में कोई गलती कर दी।
या आपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत इस्तेमाल कर लिया, या गलत वेवलेंथ पे या गलत पैरामीटर पे यूज़ कर लिया। ये ऐसी गलतियां हैं कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता, और इन दैट केस ग्रॉस एरर्स जो है उनकी मौजूदगी में एनालिसिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और एनालिसिस को रिपीट ही करना पड़ता है गलती को सही करने के बाद। सो टाइप्स ऑफ एरर में सेकेंड एरर इज़ डिटर्मिनेट एरर, and this determinate error is due to a specific cause and can be eliminated or reduced. Results are not scattered around the true value. डिटर्मिनेट एरर जो होता है वो किसी न किसी वजह से होता है, और इस वजह को जानने के बाद हम इसको इजीली एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली जो रिज़ल्ट्स आते हैं डिटर्मिनेट एरर की वजह से वो स्कैटर्ड नहीं होते ट्रू वैल्यू के अराउंड, बल्कि किसी एक साइड पर होते हैं, यानी कि या तो वो मतलब कि ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है या ट्रू वैल्यू से कम, ठीक है, और यानी कि दोनों तरफ नहीं होते, जिससे इजीली पता चल जाता है कि जो आंसर है वो किसी वजह से ज़्यादा आ रहा है या किसी वजह से कम आ रहा है, और फिर उस वजह को जो है वो एलिमिनेट करके जो है आप इस डिटर्मिनेट एरर को कम्प्लीटली एलिमिनेट या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं उसमें? पर्सनल एरर, जो एक इंसान गलतियां करता है और फिर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसने कोई मिस्टेक की है ड्यूरिंग द एनालिसिस। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, ठीक है, और वो भी पता चल जाता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। और रिएजेंट एरर भी हो सकता है, ठीक है। रिएजेंट एरर बेसिकली पर्सनल एरर के अंदर ही आता है कि जो है वो आपने गलत रिएजेंट यूज़ किया। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि आपने सही रिएजेंट यूज़ किया था या सही केमिकल्स यूज़ किए थे, लेकिन वो केमिकल्स जो थे आई मीन कि वो एक्सपायर हो गए थे, या उस पर जो लिखा हुआ था लेबल था वो लेबल सही नहीं था, तो ये वजूहत भी हो सकती हैं। एक्यूरेसी इज़ द मेजर ऑफ डिटर्मिनेट एरर, और इसीलिए जो एक्यूरेसी होती है वही डिटर्मिनेट एरर को बता सकती है, क्योंकि एक्यूरेसी से आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कितना ट्रू वैल्यू से दूर है, और उसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है ट्रू वैल्यू से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कोई बड़ी मिस्टेक की है, और फिर आप उस मिस्टेक को जानकर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। However, the third type is indeterminate error, and this indeterminate error is due to unknown cause. Unknown cause का मतलब ये होता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता कि ये एरर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह का पता चल जाए वो डिटर्मिनेट एरर होता है, जबकि जिसकी वजह का ना पता चले वो इनडिटर्मिनेट एरर होता है। एंड रिजल्ट्स आर स्कैटर्ड अराउंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। और इस वजह से इस इनडिटर्मिनेट एरर में हमेशा जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू वैल्यू के सराउंडिंग में होते हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होती हैं और कुछ वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू से कम होती हैं, जिस वजह से जो है वो इनडिटर्मिनेट एरर जो है वो हमेशा जो है वो स्कैटर्ड रिजल्ट्स देता है। प्रिसिशन इज़ द मेजर ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर, और इसीलिए जो सबसे बेहतरीन पैरामीटर है मेजर करने का इनडिटर्मिनेट एरर को, वो प्रिसिशन है। अब हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड मेजरमेंट्स। नंबर वन एंड द मोस्ट ईजिएस्ट टर्म इज़ द एक्यूरेसी. Accuracy of an analysis is a measure of the agreement between the analytical result and the true or accepted value. Agreement between, definitely it is the difference or it is the यानी कि आपको ये पता करना है कि भाई आपका जो एक्चुअली ट्रू रिज़ल्ट है उससे आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है कैलकुलेटेड वो कितना दूर है। Accuracy of an analysis cannot be measured if the true value of the sample is not known. And of course अगर आपको true value नहीं पता तो फिर आप accuracy को जज नहीं कर सकते। Accuracy decreases if determinate error increases. और क्योंकि determinate error की मेजर accuracy है, तो अगर determinate error ज़्यादा होगा आपके analysis में तो accuracy जो है वो कम होती जाएगी।
इस एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए एब्सोल्यूट एरर जो है उसका फॉर्मूला ये है कि एक्स बार यानी कि एवरेज ऑफ दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। इसके लिए एवरेज है, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी किसी भी एनालिसिस को जस्ट वन टाइम परफॉर्म करके जो है वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए यू नीड टू डू रेप्लिकेट एनालिसिस। तो आपको कम से कम जो रेप्लिकेट एनालिसिस है वो 3 मेजरमेंट्स का है कि आप 3 मेजरमेंट्स करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप उसका जो है वो एवरेज निकाल के और फिर चेक करते हैं कि आपके टू वैल्यू से कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज़ द फार्मूला। अच्छा, अब ये जो आपके सामने फार्मूले में बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगी तो इन बार्स की वजह से वो पॉजिटिव तस्वुर की जाएगी। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि इन बार्स को हम क्या कहते हैं। एंड द रिलेटिव एरर जो है वो क्या होगा, द सेम थिंग, एवरेज माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर ये परसेंट रिलेटिव एरर होगा, और यही परसेंट रिलेटिव एरर है जो हम अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स का निकालते हैं आपको ट्रू वैल्यू देने के बाद। Next thing is precision. Precision is the agreement of replicates with each other. ठीक है, प्रिसिशन का ताल्लुक किसी भी सूरत ट्रू वैल्यू से नहीं होता। ठीक है, प्रिसिशन का ताल्लुक जो है वो रेप्लिकेट एनालिसिस की एक दूसरे के कितना वो रेप्लिकेट एनालिसिस एक दूसरे से एग्री करती है उसके उस पर होता है। बिकॉज जितना रेप्लिकेट एनालिसिस एक दूसरे से करीब होगी, यानी जितना आपके रेप्लिकेट एनालिसिस के रिजल्ट एक दूसरे के करीब आएंगे उतनी अच्छी प्रिसिशन होगी। And there are two types of precision exist. Number one is repeatability and number two is reproducibility. Repeatability is the precision when a single analyst completes the analysis in a single session using the same solutions, equipment and instrumentation. Repeatability जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर एक ही एनालिस्ट है और वो एक सेशन में जो है वो रेप्लिकेट एनालिसिस करता है, और रेप्लिकेट एनालिसिस करने के दौरान वो सेम सोल्यूशन यूज़ करता है, सेम इक्विपमेंट यूज़ करता है और वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, तो फिर इस प्रिसिशन को हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। जबकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये होती है ऑन द अदर हैंड इज़ द प्रिसिशन अंडर एनी अदर सेट ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग between analyst, between laboratory sessions for a single analyst, or you can say that between different type of equipments and instrumentation etc. तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप लेट सपोज अगर आप आयरन ओपीटी का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सेट ऑफ कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। लेट सपोज कि दो मुख्तलिफ एनालिस्ट जो हैं वो आयरन ओपीटी कर रहे हैं, ठीक है, और भले वो सेम सॉल्यूशंस यूज़ करते हुए कर रहे हों, लेकिन डेफिनेटली वो सेम सैम्पल लेके तो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं वो डेफिनेटली वो अपने अपने बनाएंगे, तो दैट्स वाई वो कंप्लीट सेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि दो मुख्तलिफ लैब में एक ही सैम्पल के ऊपर काम हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि एक ही एनालिस्ट जो है वो दो मुख्तलिफ लैब में एक ही काम कर रहा हो, और ये भी मुमकिन है कि एक ही एनालिस्ट जो है वो दो मुख्तलिफ सॉल्यूशन से एक ही सैम्पल की एनालिसिस कर रहा हो एक ही मेथड से। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में अगर प्रिसिशन आती है, ठीक है, डिफरेंट सेट्स के अंदर, तो फिर उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, और हर दफ़ा एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझने के लिए इस तरह की पिक्चर का यूज़ किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में आपका पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ योर ट्रू वैल्यू, और इस ट्रू वैल्यू के सराउंडिंग में आपके सारे क्रॉस आ रहे हैं, और ये जो क्रॉसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेप्लिकेट एनालिसिस को। तो इस वक्त आपके ट्रू वैल्यू के बहुत करीब सारे के सारे रेप्लिकेट एनालिसिस हैं, तो इसका मतलब हुआ हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसिशन।
ठीक है, हाई एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि जो आपके रेप्लिकेट एनालिसिस है वो आपके ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है, और हाई प्रिसिशन इसलिए कि आपके जितने भी रेप्लिकेट हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं। इधर अगर आप देखें ऑन दी अदर हैंड, तो यहाँ पर जो है सारे रेप्लिकेट एनालिसिस एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हैं, इसलिए लो एक्यूरेसी हाई प्रिसिशन। थर्ड वन अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू के करीब आपके सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो रेप्लिकेट एनालिसिस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो इसको फिर हम कहेंगे हाई एक्यूरेसी लो प्रिसिशन। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लो एक्यूरेसी लो प्रिसिशन आपको नज़र आएगी कि ट्रू वैल्यू से ना तो कोई रेप्लिकेट एनालिसिस करीब है और ना ही रेप्लिकेट एनालिसिस एक दूसरे से करीब है। ठीक है, तो हमेशा जो आपकी डिज़ायर होते हैं, जो नीड होती है, वो हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसिशन होता है। ठीक है, जबकि अगर आपके काम में कोई जो है वो डिटर्मिनेट एरर होता है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको हाई प्रिसिशन मिल रही होगी, यानी अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, प्रिसाइज कर रहे हैं, तो आपको हाई प्रिसिशन तो मिल रही होगी, लेकिन आपके काम में एक्यूरेसी नहीं होगी, लो एक्यूरेसी होगी, तो जो इसको इंडिकेट करेगा कि यू हैव सम cause of determinate error, some type of determinate error. While if you have high accuracy and low precision, तो ये इस बात को शो कर रहा होगा कि you don't have a lot of determinate error, but you have a significance indeterminate error. और जबकि अगर आपके काम में लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिशन हो, जो कि आप लोगों के मामलात रहते हैं शुरू में जब आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की लैब शुरू करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके काम में डिटर्मिनेट एरर भी है और इनडिटर्मिनेट एरर भी है। तो ऐसा ऐसा करके जिसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन बोथ परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने काम को, उतना ही आप प्रिसाइज भी होंगे और उतना ही आप एक्यूरेट भी होंगे। ओके, कॉमनली यूज मेजर ऑफ प्रिसिशंस आर, ठीक है, वैसे तो प्रिसिशन हमने कहा कि इनडिटर्मिनेट एरर का जो है वो मेजर है, लेकिन इस प्रिसिशन को मेजर करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1 मीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर 2 आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर सकते हैं, एंड नंबर 3 आप वेरिएंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम मीन की बात करते हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मीन का मतलब न्यूमेरिकल एवरेज ऑफ अ डाटा सेट होता है, लेकिन मीन जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। एक जो कि अर्थमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू होती है, वो बिल्कुल क्लियर, इट इज़ सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, जो कि अक्सर और बेशतर आप लोग निकालते हैं और इसको हम एवरेज भी कहते हैं। जबकि दूसरी ये जो हमारे पास मीन है, टाइप ऑफ मीन है, इट इज़ नोन एज मीडियन। इट इज़ द मिडिल वैल्यू व्हेन एनालिटिकल रिजल्ट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप के जितने भी रेप्लिकेट एनालिसिस हैं, आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो जो भी आपकी मिडिल वैल्यू आएगी, दैट इज़ योर मीडियन। और मॉड इज़ दी वैल्यू विच अकर्स मोस्ट ऑफन। अगर आपकी रेप्लिकेट एनालिसिस में कोई एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, या बहुत सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, लेकिन जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, देन दिस वैल्यू इज़ नोन एज मॉड। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये बेसिकली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिसिशन फाइंड आउट करने के लिए लेबॉर्ट्री में मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही यूज़ किया जाता है। सो ये आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है और जो एक्स बार है वो एवरेज वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे कि आप हर वैल्यू जो है उसका डिफरेंस निकालेंगे एक्स बार से और उसको प्लस और उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर लेने के बाद आप उन सब को सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे n-1 से, और फिर इस पूरी वैल्यू का हम जो है वो रूट ले लेंगे। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन से पता क्या चलता है? इस स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है कि हाउ मच दी मेंबर्स के बजाय आप हाउ मच दी इंडिविजुअल रिजल्ट्स कह सकते हैं ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर द ग्रुप। तो अब जैसे आप सब लोगों ने
काम किया है आयरन ओपीटी पर, आयरन बाइपरिडीन पर, तो आप सब की जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं वो एक्स आई हैं, और जब आप तमाम एक्स आई जितनी भी आप सब की वैल्यूज़ हैं उन सब का एवरेज निकालेंगे तो वो एक्स बार हो जाएगा, और फिर आप उनका डिफरेंस के स्क्वायर को सम करेंगे और n-1 से डिवाइड कर देंगे, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के काबिल हो जाएंगे अपने काम की, यानी कि अपने ग्रुप के काम की। जैसे कि आगे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। लो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफाइज हाई प्रिसिशन एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, कि अगर जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी उतना ही प्रिसिशन ज़्यादा होगा। वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, and relative standard deviation is the standard deviation divided by the average of that values. However, the coefficient of variation is the relative standard deviation again multiplied by 100. अच्छा, अब ये क्यों निकालते हैं? Relative error are frequently used in the comparisons of the precision of results which have different unit or magnitude and are important in calculations of error propagation. ठीक है, तो बेसिकली जो relative standard deviation है वो इसलिए निकाली जाती है कि आपके पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। लेट सपोज़ कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन की है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास जो है वो एब्जॉर्बेंस की है, तो आप उन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली वो जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। कंसंट्रेशन अगर आपकी एक्सपोनेंट -2 में है, -3 में है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी के हिसाब से होगी, और एब्जॉर्बेंस आपके पास 0.1 0.2 करके होती है, यानी कि एक्सपोनेंट -1 में ही होती है, तो उस लिहाज से आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा होगी। देन यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ दीज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस सूरत में जब स्टैंडर्ड डेविएशंस मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की निकाली जाती है, आप उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए, यानी कि अगर आपने ये कंपेयर करना है कि जो एब्जॉर्बेंस आई थी आपके पूरे ग्रुप की, उसमें ज़्यादा प्रिसिशन थी, या फिर जो आपकी कंसंट्रेशन आ रही है पूरे ग्रुप की उसमें ज़्यादा प्रिसिशन है, तो आप क्या करेंगे कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एवरेज से डिवाइड कर देंगे। अब जो आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, एवरेज ऑफ व्हाट, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एब्जॉर्बेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x बार भी एब्जॉर्बेंस का ही होगा, और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कंसंट्रेशन की मेजर करेंगे तो x बार भी कंसंट्रेशन का ही होगा। ठीक है, एंड देन यू विल गेट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर आप इन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस में ज़्यादा वेरिएशन आ रही थी या फिर कंसंट्रेशन में ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। तो ये जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये इसलिए होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये वो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि अक्सर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, और आप लोग अक्सर इसका मतलब जाने बगैर जो है वो आप लोग इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। सो इट इज़ अ इंटरवल विद इन विच द ट्रू वैल्यू लाइज। सो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर ही लाई करती है, और इसीलिए ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है इसकी परसेंटेज होती है कि हमें किस हद तक कॉन्फिडेंस है। हमको 60% कॉन्फिडेंस है, हमको 80% कॉन्फिडेंस है, या फिर हमको 95% कॉन्फिडेंस है, या फिर हमको 99% कॉन्फिडेंस है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो इसमें लाई करती है।
ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने ये आप देखिएगा 90 से लेकर ये वेरी कर रहा है 99 तक, और आप देखिएगा इसमें कि 90 से 99 में चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, अगेन यू कैन सी कि 90 से 99 तक क्या डिफरेंस आ रहा है कि जितना आप जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ जा रहे हैं, उतना ही जो आपके साइड वैल्यूज़ हैं, दोनों साइड पर जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, उतना ही जो आपके दोनों साइड पर जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। यानी कि वो आप ये जो इंटरवल है, इधर जो रीजन है जो आप कंसीडर कर रहे हैं, वो रीजन जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे 90 से कॉन्फिडेंस इंटरवल 99 की तरफ जा रहा है। जैसे कि द ट्रू मीन ऑफ अ सेट ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स इज आइडेंटिकल विद द एक्चुअल वैल्यू ओनली व्हेन देयर इज नो डिटर्मिनेट एरर प्रेजेंट इन द एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, वो ओरिजिनल वैल्यू कब जाके ट्रू मीन बन जाएगी किसी भी एनालिटिकल सेट का। ठीक है, ये ट्रू मीन ये वो वैल्यू होती है ट्रू मीन जो कि इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में होती है, जिसको हम ट्रू मीन कहते हैं। और ये ट्रू मीन आपकी एक्चुअल वैल्यू जब होगी जब आपके एनालिसिस में कोई भी डिटर्मिनेट एरर प्रेजेंट ना हो। Statistics also helps us to determine at a certain probability level the upper and the lower boundary level within which the true mean certainly occurs। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इट इज़ नथिंग बट द अपर एंड द लोअर बाउंड्री लेवल विद इन विच द ट्रू मीन सर्टेनली एग्जिस्ट, ट्रू मीन सर्टेनली अकर्स। ठीक है, और इसीलिए जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हम जो साइड रीजन है उसको कम करते जाते हैं। सिग्निफिकेंस टेस्ट, this approach tests whether the difference between the two results is significant or can be accounted for merely by random variations. By comparing the results obtained from one method with the other, it is possible to determine whether the analytical procedure is accurate or precise, or if it is superior to other method. Among the most commonly used statistical significance tests applied to small data sets is the series of students test। ठीक है, और वो जो स्टूडेंट्स टेस्ट है उसमें स्टूडेंट टी टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सबसे ज़्यादा परफॉर्म किए जाने वाला टेस्ट है। तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंट टेस्ट क्यों अप्लाई किए जाते हैं? ये सिग्निफिकेंट टेस्ट इसलिए अप्लाई किए जाते हैं कि या तो हम ये देख सकें कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो किस हद तक जो है वो रिलायबल है, और रिलायबिलिटी हमका मतलब ये होता है कि वो किस हद तक एक्यूरेट है, वो किस हद तक प्रिसाइज है। और अगर हम दो मेथड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि वो दोनों मेथड एक जैसे हैं या फिर उन दोनों में से कोई एक सुपीरियर है। तो ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए सिग्निफिकेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नाउ स्टूडेंट टी टेस्ट, student t-test can be used to compare mean of a sample with some other standard value and to express some level of confidence in the significance of comparison. The t formula can be calculated as x bar यानी average minus the original value and this is the mod। mod का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगी तो वो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी।
divided by standard deviation and multiply by under root n, where n is the population size. ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आपको पता है कि ये इस तरीके से आप टी कैलकुलेट करते हैं, और टी को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास टी टेबल ऑलरेडी मौजूद होता है जो कि मुख्तलिफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है टी वैल्यू, और आप उससे कंपेयर करते हैं, और आप हमेशा अपनी एनालिसिस में नल हाइपोथेसिस एडजस्ट करते हैं. So if your t calculated is less than or equal to t tabulated, then your null hypothesis is accepted or retained. And if your t calculated is greater than t tabulated, then your null hypothesis should be rejected. अब इसकी हम आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये टी टेबल है जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, और इस पूरे टी टेबल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आप कॉलम कह लें, वो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का है. और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये इस तरह से है कि ये बोथ साइड पर जो है वो 5% जो है वो बोथ साइड पर जो है वो 2.5% जो है वो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड पर जो है हम छोड़ते हैं एरर के लिए. और इसीलिए ये कलेक्टिवली, क्योंकि टू टेल्ड होता है, तो इसलिए कलेक्टिवली जो है वो 0.05 लिखा जाता है, यानी 5%. तो वो टू टेल्ड होता है और एक साइड पर 2.5% होता है. तो ये जो कॉलम है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉलम है, ठीक है. एंड ये जो R है, दिस इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 से निकाली जाती है. यानी अगर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हैं, तो फिर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 10-1 यानी 9 होगी. और उस 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपके 95% इंटरवल पर कॉन्फिडेंस लिमिट पर जो आपकी वैल्यू आएगी टी कैलकुलेटेड की, टी टैबुलेटेड की, वो 1.833 है. अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने काम पर आते हैं जो कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है. In a method for determining mercury by cold vapor atomic absorption, the following values were obtained for a standard reference material containing 38.9% mercury. It means जो 38.9% mercury है वो ट्रू वैल्यू है, और जो 3 दफ़ा रिकॉर्ड की जाने वाली वैल्यूज़ हैं उनमें एक दफ़ा तो 38.9% ही आया है, एक दफ़ा 37.4% आया है, और एक दफ़ा 37.1% आया है. Now the question is there any evidence of systematic error at 95% confidence level with degree of freedom 2? Of course, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 number of रीडिंग्स हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होगी. सो अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज निकालें, 38.9, 37.4 एंड 37.1 का, तो एवरेज इज़ 37.8%. and the standard deviation of this whole question is 0.964%. तो अगर आप इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो x बार जो कि 37.8 कैलकुलेट हुआ है, ट्रू वैल्यू जो कि 38.9% है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 0.964 है, एंड अंडर रूट 3 इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो 3 थी. हमारे पास जो टी कैलकुलेटेड आता है वो 1.98 है. नाउ अब हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है. सो दिस इज़ 2 एंड ये हमारे पास 95% लेवल का रिज़ल्ट है जो कि 2.92 है. यस
सो द टी टैबुलेटेड वैल्यू इज़ 2.9, जबकि हमारी जो टी कैलकुलेटेड है वो 1.98 है. सो आवर टी कैलकुलेटेड जो कि 1.98 है, it is less than t tabulated. Okay, so the value of t calculated is less than the critical value or t tabulated value. So the null hypothesis is retained or accepted, and it may be concluded as concluded that, sorry as नहीं आएगा, that आएगा, there is no determinate error या फिर systematic error present in the analysis of mercury. ठीक है, तो इस तरीके से 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर हमने इस नल हाइपोथेसिस को रिटेन रहने दिया. सो टू मेथड्स का कंपैरिजन ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमको इसकी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. So when you have to compare two different methods, it is important to assume that the two samples have same variance. ठीक है, तो ये assumption होता है कि जो भी आप टू methods यूज़ कर रहे हैं उनकी जो variance है वो same है. So the t-test for two different methods is x1 bar minus x2 bar divided by pooled standard deviation under root 1 over n1 plus 1 over n2. और जहाँ तक ताल्लुक है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसका फार्मूला है अंडर रूट n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट मेथड का होल स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1. ये n2 जो है वो 2 सबस्क्रिप्ट है, जबकि ये जो -1 है ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है. मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. और ये जो n1 प्लस n2 माइनस 2 है, यही जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है. x1 बार डेफिनेटली मीन ऑफ सैम्पल 1 है, x2 बार इज़ दी मीन ऑफ सैम्पल 2 या फिर मेथड 1 मेथड 2 कह लें आप. x1 x2 का मतलब डेफिनेटली पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है. n1 जो है वो नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स ऑफ मेथड 1 है एंड n2 आर दी नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स ऑफ मेथड 2. मैं इस फॉर्मूले को यहीं पर ठीक कर देती हूँ ताकि आगे किसी किस्म की कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन ये फार्मूला मैं यहाँ पर इसलिए ठीक नहीं कर सकती बिकॉज ये पिक्चर है जो कि डायरेक्ट ली गई है. तो बहरहाल हमको इसको कैलकुलेट करते वक्त हमें इसको ठीक करना है. ओके, अब हम आ जाते हैं उस काम के ऊपर कि जिस काम के लिए हमने इतनी लंबी चौड़ी बात की, यानी कि हमको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या क्या कैलकुलेट करना है. सो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से पहले हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म किया था, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने आयरन ओपीटी फेरस ओपीटी की मोलर कंसंट्रेशन मालूम की थी एक सैम्पल की. जो सैम्पल हमने आपको दिया था उसकी आपने ओपीटी से कॉम्प्लेक्सेशन करके फिर फेरस की कंसंट्रेशन मालूम की थी, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर 13 है. और बिल्कुल इसी तरीके से सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने सेम सैम्पल आपको दिया और आपने उस सैम्पल के एनालिसिस की बाइप्रिडीन से कॉम्प्लेक्सेशन करके यहाँ पर ओपीटी के नीचे भी सबस्क्रिप्ट में 3 आएगा, और उससे भी आपने मोलर कंसंट्रेशन निकाली और वो भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल 13 है. नाउ अब आपने क्या कैलकुलेशन करनी है. नंबर 1 कैलकुलेशन आपने फेरस ओपीटी मेथड की कैलकुलेशंस यूज़ करते हुए, यानी ये 13 वैल्यूज़ ऑफ कंसंट्रेशंस यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर की प्रेजेंस का मालूम करना है. तो आप फार्मूला लगाएंगे टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन.
n is definitely here is 13, और आप इस आयरन ओपीटी की डाटा का एवरेज निकालेंगे और इस आयरन ओपीटी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और ये जो ट्रू वैल्यू है ये आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दी थी, दैट इज़ आई थिंक 6.19 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर। तो नल हाइपोथेसिस जो इस कैलकुलेशन का होगा वो होगा देयर इज़ नो डिटर्मिनेट एरर प्रेजेंट इन द आयरन ओपीटी एनालिसिस। तो अच्छा, और टी टैबुलेटेड आप कहाँ पर देखेंगे? टी टैबुलेटेड डेफिनेटली आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 12 होगी, 13-1, ठीक है, और वो आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर ही देखेंगे। और जो कंप्लीट टेबल है टी का वो मैंने आप लोगों को मैनुअल में दिया हुआ है। नाउ द सेम कैलकुलेशन शुड बी परफॉर्म ऑन आयरन बाइप्रिडीन, ठीक है, ये बाइप्रिडीन है की कैलकुलेशन है, इसका भी आप एवरेज निकालेंगे, इसकी भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और इसकी भी ट्रू वैल्यू 6.19 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर ही है, ठीक है, और इस पर भी आप नल हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे, देयर इज नो डिटर्मिनेट एरर प्रेजेंट इन दी फेरस बाइप्रिडीन एनालिसिस। इधर भी सैम्पल साइज 13 है, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 हो जाएगी। तो इन दोनों मेथड का अलग अलग आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों मेथड में सिस्टमैटिक एरर प्रेजेंट था या नहीं था, और उसके बाद आपने इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करना है। सो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट मेथड इज आयरन ओपीटी मेथड एंड सेकंड मेथड इज आयरन बाइप्रिडीन मेथड, और फिर आप ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जिसका फार्मूला मैंने पीछे दिया हुआ है, और n1 भी 13 है और n2 भी 13 है। यहाँ पर आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द मीन्स ऑफ आयरन ओपीटी एंड आयरन बाइप्रिडीन एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आप लोगों का अगर इधर नल हाइपोथेसिस रिटेन रहता है तो आप कहेंगे देयर इज़ नो डिटर्मिनेट एरर प्रेजेंट इन द आयरन ओपीटी एनालिसिस। अगर यहाँ पर भी रिटेन रहता है तो आप कहेंगे देयर इज़ नो डिटर्मिनेट एरर प्रेजेंट इन द आयरन बाइप्रिडीन एनालिसिस, और अगर यहाँ पर भी रिटेन रहता है तो आप कहेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द मीन्स ऑफ आयरन ओपीटी एंड आयरन बाइप्रिडीन एनालिसिस। So this is all about the calculations and the statistical analysis. कुछ चीज़ें मैंने इसमें नहीं बताई, जैसे कि मैंने वेरिएंस का भी जो है वो सिग्निफिकेंस सुनी सॉरी वेरिएंसेस के ऊपर भी कुछ टेस्ट एफ टेस्ट अप्लाई होता है। हाँ, एफ टेस्ट मैंने नहीं बताया है, आप लोग चाहें तो आप लोग एफ टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्यू वैल्यू होता है जो कि आउटलायर वैल्यू डिटेक्ट करना होती है, और वो भी बहुत आसान होता है, एंड आई एम श्योर कि आपने शायद वो अपनी एनालिटिकल की 511 में सब चीज़ें की होंगी। तो आप लोग जो है अगर चाहें तो वो तमाम चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं, जितना स्टैट्स आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये वो हैं जो आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, लेकिन देयर इज़ नो लिमिट, वॉट एवर यू नो अबाउट दी स्टैटिस्टिकल टर्म्स यू कैन अप्लाई ऑन दैट डाटा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इम्पैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Quality of the analyzed data has a major impact on the reliability of the results. Application of statistical methods allows to reduce some stages of work, and it is necessary to verify that the raw dataset does not include large errors or outliers, which could influence the result of experiment. So, this is the end of our presentation. And